Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So continuing with the series of CS 604 practical, आज हमने लैब 4 जो है वो स्टार्ट करनी है, जिसमें बेसिकली हमने डील किसके साथ करना है, फीफो की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम पाइप्स को यूज़ करते हैं और जो नेम्ड पाइप्स होते हैं उनको फीफो कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो थियोरी के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो MCQs में आते हैं। लैब के पेपर में 24 MCQs होते हैं, जिसमें से 20 अटैम्प्ट करने होते हैं। मतलब अटैम्प्ट बेशक सारे कर लें, जो बेस्ट 20 होंगे वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो ये हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दिस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आपको एग्जांपल दी हुई है कि 2 C प्रोग्राम्स जो हैं वो हमने राइट करने हैं। उनका क्या नाम रखना है हमने, एक प्रोग्राम 1 होगा और एक होगा प्रोग्राम 2। अब वो करेंगे क्या, दोनों इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, अब पहला प्रोग्राम, अब ये सिनेरियो आपको दिया हुआ है कि जो पहला प्रोग्राम है वो एक फीफो क्रिएट करेगा और उसका नाम रख देगा फीफो 1। और वो कैसे करेगा, उसके पास 2 तरीके हैं, या वो MK नॉट सिस्टम कॉल को यूज़ कर लेगा या वो MK फीफो लाइब्रेरी कॉल को। अब ये आपने MCQ के लिए भी याद कर लेना है कि जो MK नोड होती है वो सिस्टम कॉल है और जो MK फीफो है वो लाइब्रेरी कॉल है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये रीडिंग पर्पज़ के लिए करेगा। जैसे हमने पिछली लैब में देखा था ना कि पहला राइट कर रहा है, दूसरा रीड कर रहा है। इसमें टोटली ऑपोजिट है उससे, कि इसमें फ़र्स्ट जो आपका प्रोग्राम है वो क्या करेगा, वो रीड करेगा, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम 2 है वो उस मतलब उसको फीफो 1 को, उस फीफो को जो पहले प्रोग्राम ने क्रिएट किया है उसको ओपन करेगा राइटिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, और वो कौन सी सिस्टम कॉल यूज़ करेगा, ओपन सिस्टम कॉल यूज़ करेगा। और उसके अलावा ओपन सिस्टम कॉल से ओपन करेगा, फिर राइट सिस्टम कॉल से उसको राइट करेगा। और राइट क्या हमने करवाना है, नेम और VUID। ठीक है, और आखिर में उसको रिमूव भी करवाना है फीफो 1 को, ये हमने याद रखना है। अच्छा, तो ये थोड़ी सी वो है थ्योरी है, आप इसको एक बार देख लें। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि 2 प्रोग्राम्स हैं वो साइमल्टेनियसली रन नहीं कर सकते, एक साथ रन नहीं कर सकते 2 प्रोग्राम। जैसे प्रोग्राम 1 और 2 की बात हो रही है, तो ये दोनों एग्जैक्टली एक साथ एक वक्त में नहीं रन कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक को फोरग्राउंड में यानी कि फ्रंट में रन करवाएंगे और एक को बैकग्राउंड में यानी कि पीछे रन करवाएंगे। तो ये जो हमारे पास केस दिया हुआ है ना, इसमें जो प्रोग्राम रीड कर रहा है यानी कि जो पहले वाला है वो क्या करेगा, प्रोग्राम 1 हम इसको बैकग्राउंड में रन करवाएंगे और जो फ्रंट वाला है उसको फोरग्राउंड में, सेकंड वाले को। ठीक है, अच्छा अब ये फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में करवाएंगे कैसे। जैसे देखें, हमने लैब 1 में जैसे देखा था कि भाई हमने कैसे कंपाइल करना है प्रोग्राम अपना लिनक्स में। तो GCC कंपाइलर होता है, फिर प्रोग्राम 1 यानी कि जो उसका नाम था प्रोग्राम का, और फिर .C उसकी एक्सटेंशन क्योंकि C में लिखा है, फिर -O क्योंकि आउटपुट हमने करवानी है, उसका शो करवानी है। अच्छा, प्रोग्राम 1.out, इसी तरह से सेकंड भी। अब देखें यहाँ तक पहली जो 2 लाइन्स हैं इसमें हमने सिर्फ कंपाइल किया है कि भाई देखो इसमें कोई एरर्स तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रोग्राम को बैकग्राउंड में रन करवाना है, तो बैकग्राउंड में रन करवाने के लिए ये जो डॉट/ वाली लाइन है उसमें आखिर में हम रेफरेंस लगा देते हैं, % साइन लगा देते हैं। तो इसका मतलब होगा कि जो आपका प्रोग्राम 1 है वो बैकग्राउंड में रन करने लग गया। जब वो एक बार सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर हम दूसरे प्रोग्राम को बस सिंपल उसकी आउटपुट रन करवाने के लिए, शो करवाने के लिए लिख लेंगे और उसमें ऐड का कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ हेडर फाइल्स हैं। अब इस वक्त हम पहले कोड की बात कर रहे हैं जिसमें असल में रीड करना है। यहाँ तक तो आपके पास हेडर फाइल्स हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, फिर स्ट्रिंग है क्योंकि हम स्ट्रिंग्स के साथ डील कर रहे होंगे। इसी तरह स्टैट, एरर नंबर, ये असल में P एरर के साथ डील करता है। फिर उसके बाद FCNTL कोई फंक्शन अगर लिखना हो अंदर, और ये सारी कुछ। ठीक है, इनको 1-2 बार आप रीड कर लें तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रह जाएगी। अच्छा, अब ये क्या है, एक्सटर्न इंट एरर नंबर। ये असल में हमने एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट डेटा टाइप का, और हमने उसका नाम रख दिया एरर नंबर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इस लाइन में हमने क्या किया कि हमने एक मैक्रो डिक्लेयर किया और उसका हमने नाम रख दिया फर्स्ट फीफो। अब आपने यहाँ पे 2-3 बातें याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैक्रो है। ये मुझे कैसे पता चला कि #डिफाइन के बाद अगर आपने कुछ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो वो है मैक्रो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैक्रो असल में है क्या, या इसका डिक्लेयर करने का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है। तो देखें, अब ये फर्स्ट फीफो और ये जो आगे डबल कोटेशन में लिखा हुआ है ना, टेम्प और फीफो 1, तो क्या होगा कि मैं अपने कोड में नीचे जाके कहीं भी अगर फ़र्स्ट फीफो लिखूँगी, फर्स्ट फीफो बेशक 1000 बार भी मैं लिखूँगी, तो मैक्रो क्योंकि मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये जो फर्स्ट फीफो का वर्ड होगा ना वो इस पूरी डायरेक्टरी के साथ, इस पूरे पाथ के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, नेक्स्ट है #डिफाइन परमिशन 066 0 इसके साथ कुछ नॉन शेयरेबल फाइल्स के लिए वैसे होता है।
तो यहाँ पे वैसे ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपने जो रखना है वो 666 है। तो परमिशंस, एक्सेस परमिशंस में हमें पता है कि पहला जो डिजिट होता है, जैसे 6 जो पहले वाला 6 है, ये ऑनर की परमिशंस को बताता है कि क्या है, नेक्स्ट ग्रुप की परमिशंस को बताता है, और लास्ट वाला अदर्स जो बाकी यूज़र्स होते हैं उनकी परमिशंस को। तो 666 का मतलब है कि जो हम पूरी फाइल बनाने लगे हैं ये हर कोई जो है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हैशटैग डिफाइन नेम व्यू आईडी। अब यहाँ पे अगेन हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया नेम और व्यू आईडी जो हम अपनी आउटपुट में शो करवाना चाहते हैं। तो अब इसके क्या होगा कि हमने अगेन ये मैक्रो है, तो मतलब अब हमारे कोड में हम जहाँ पे भी ये नेम व्यू आईडी लिखेंगे ना, तो ये पूरी डबल कोटेशन वाली स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अपने मेन में आ जाएँ। बफर का साइज़ हमने डिक्लेयर कर दिया 1024। फिर उसके बाद हमारे पास 2 फाइल डिस्क्रिप्टर्स आ गए, FD रीड और राइट, क्योंकि हमने जो है ये सारा कुछ करना है। उसके बाद इंट n आपके पास टोटल साइज़ आ गया और एक आ गया आपके पास साइज़। ठीक है। अब था MK नोड सिस्टम कॉल के ज़रिए से आपने जो है वो फीफो को क्रिएट करना है। अब ये फीफो यहाँ पे क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन मतलब MK नोड से हमें पता चल गया कि भाई हम कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी लाइन का क्या मतलब है। अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि फ़र्स्ट फीफो, अब याद करेंगे फ़र्स्ट फीफो ऊपर हमने मैक्रो डिफ़ाइन किया था, और एस फीफो की जो परमिशंस हैं कि क्या वो कहीं लेस देन ज़ीरो तो नहीं है, मतलब नेगेटिव तो नहीं है, कहीं फॉल्स तो नहीं हो रही, और दरम्यान में आपने लगा दिया एंड ऑपरेटर। एंड सिर्फ तब ट्रू होता है जब दोनों साइड वाली कंडीशन जो हैं वो ट्रू हों। ठीक है, और के ऑपोजिट है। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि एरर नंबर जो हमने एरर्स के लिए लिखा है वेरिएबल इज़ नॉट इक्वल टू ई एग्जिस्ट, कि क्या एरर नहीं है या फिर परमिशंस लेस देन ज़ीरो तो नहीं है कहीं। तो देखें, जब इनमें से दोनों परमिशन मतलब कंडीशंस अगर फुलफ़िल होंगी कि एरर भी बेशक एग्जिस्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन अगर परमिशन जब भी लेस देन ज़ीरो आपके पास आएगी तो इसका मतलब है कि एरर आ गया। ये हमने लैब 3 में आई गेस किया था। ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने आपको बताया था कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लेके चलना है कि भाई मैं MK नोड से फीफो क्रिएट करना चाह रही थी लेकिन वो नहीं हुआ, तो क्या होगा कि अब वो कब नहीं होगा, जब वो लेस देन ज़ीरो होगा। तो अब P एरर में आपने लिख देना है कि MK नोड फीफो 1 कि भाई मेरा क्रिएट नहीं हुआ, और जब हम एग्जिट या रिटर्न करते हैं 1 के साथ तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम फेल हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर अगेन ये FD रीड, अब क्योंकि पहले प्रोग्राम ने तो रीड करना है और सेकंड ने राइट करना है, तो पहला जो है वो FD रीड देखेगा मतलब ओपन करने के लिए। तो अगेन एज आई हैव टोल्ड यू कि हम एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हम कहेंगे कि ओपन लेस देन ज़ीरो, कि ये जो फर्स्ट फीफो है कि क्या वो कहीं लेस देन ज़ीरो नहीं है। तो अगेन ये रिपीट हो रहा है कि लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि ये -1 से कम है। ठीक है। तो आपने फिर P एरर लिख देना है कि भाई ओपन फर्स्ट फीफो के इसमें एरर आ रहा है। फिर उसके बाद जब यहाँ तक हम सक्सेसफुल हो गए तो फिर आपने टोटल साइज़ डिक्लेयर करना है, स्ट्रिंग लेंथ ऑपरेटर लगा के नेम व्यू आईडी जो हमने कंसोल पे शो करवाना है, और उसकी एरे लिमिट को मतलब सेफ रखने के लिए, सेफ साइड पे रखने के लिए आपने इसमें +1 ऐड कर दिया। इसी तरह रीड सिस्टम कॉल में FD रीड आपका फ़ाइल डिस्क्रिप्टर है, बफर आपका पूरा उसका साइज़ है जो हमने लिखना है। अगर वो भी लेस देन ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि P एरर आ गया पहले प्रोग्राम के रीड करने में। ठीक है। एग्ज़िट 1 इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके। उसके बाद जैसे ऊपर हमने लिखा था ना कि FD रीड FD राइट, तो इसका मतलब है कि जब हम इसके राइट के हिसाब से लेके चलेंगे तो हम कहेंगे कि भाई जो हम राइट कर रहे हैं अगर वो टोटल स्ट्रिंग से ही लेस आ रहा है, यानी कि जो हम जितना लिखना चाह रहे हैं उससे कम अगर अगला प्रोग्राम सेकंड प्रोग्राम लिखेगा तो फिर भी P एरर आ जाएगा कि फ़र्स्ट प्रोग्राम राइट 1। ठीक है। अगेन एग्ज़िट 1। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमने कोई चीज़ ओपन करके उसको रीड किया है तो उसको क्लोज़ करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रीड किया है ओपन किया है रीड को तो उसको क्लोज़ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर राइट को ओपन किया है तो उसको क्लोज़ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर क्लोज़ करेंगे किसी ओपन किए हुए सिस्टम कॉल को तो मेमोरी लीक हो जाएगी, डेंगलिंग पॉइंटर्स बन जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने कर दी मतलब FD रीड जिसके साथ हम डील कर रहे थे हमने उसको कर दिया क्लोज़, और आखिर में हमने रिटर्न 0 कर दिया कि भाई हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हमने यहाँ तक जो है वो सोर्स कोड इसका राइट कर लिया। ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रोग्राम 2 कवर करते हैं। सो इसमें अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट। Thank you.